हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन स्टैम्प एक्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में पूछा जाता है और अगर कहीं भी किसी भी सिलेबस के जुडिशरी सिलेबस में अगर है तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट होगा, सिर्फ हिमाचल प्रदेश जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं। ठीक है, तो हम इसमें सारे सेक्शंस नहीं देखेंगे क्योंकि सारे सेक्शंस हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है और जिनसे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं और जो मोस्ट रेलेवेंट सेक्शंस है वही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ये एक्ट नंबर 2 है, जो कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक्ट पढ़ के, और उसके बाद जो इसका प्रियम्बल है दैट सेज एन एक्ट टू कंसोलिडेट, यानी कि सारी चीजों को जमा करेगा, एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू स्टैम्प्स, यानी कि स्टैम्प से रिलेटेड पहले वाली जो कोई भी अगर दूसरे अलग अलग बिखरे हुए जो लॉज थे उन सबको कंसोलिडेट करेगा, साथ में लेगा और एक जो है एक्ट बनाया गया यूनिफॉर्मली। ठीक है, चैप्टर 8 चैप्टर्स हैं, 79 सेक्शंस हैं, जो कि सारे आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है हम सिर्फ उसी को देखेंगे। और इसमें एक स्केड्यूल है, जो इसकी एनफोर्समेंट डेट है वो याद रखनी है क्योंकि ये है 1 जुलाई 1899। ठीक है, अब सबसे पहले डेफिनेशन है कुछ, तो डेफिनेशन भी हमें सारी नहीं पढ़नी है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है क्लॉज नंबर 9 की, जो कि हमें कलेक्टर के बारे में बता रही है कि कलेक्टर होता कौन है। तो इट रेफर्स टू चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। आपको ये पता होना चाहिए कि कलेक्टर कौन है, तो वो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है इन डिस्ट्रिक्ट, किसी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडजुडिकेटिंग, यानी कि यहाँ पर जो डिसीजन है स्टैंप से रिलेटेड, स्टैंप ड्यूटी से रिलेटेड, वो यहाँ पर चीफ रेवेन्यू ऑफिसर देते हैं, तो उसे हम कलेक्टर भी कह सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में है ये, जो कि फॉर एडजुडिकेटिंग स्टैंप ड्यूटी डिस्प्यूट, स्टैंप ड्यूटी से लेकर के जो भी कुछ विवाद वगैरह होते हैं वो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ही उसको देखेंगे। ठीक है, या कलेक्टर। फिर 211 में ड्यूली स्टैम्प्ड। ड्यूली स्टैम्प्ड का क्या मतलब है, हम कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड है, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली स्टैम्प्ड इफ इट बेयर्स अ स्टैम्प ऑफ द करेक्ट वैल्यू, अगर सही वैल्यू का है उसमें स्टैम्प लगा हुआ है, और इज अफिक्स्ड और इम्प्रेस्ड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। या फिर देखो, दो तरीके के स्टैम्प होते हैं, एक तो अफिक्स वाला स्टैम्प होता है, एक इम्प्रेस्ड होता है। तो अगर उस तरीके से जो भी लॉ ने, मान लीजिए कोई भी तरीका कहा है कि इसको अफिक्स करना है, चिपकाना है, या ऑलरेडी वो उस पर इम्प्रिंटर रहेगा, क्या चीज है वो लॉ बता देगा, तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम कहेंगे कि ड्यूली स्टैम्प्ड है। 213 में हमें इम्प्रेस्ड स्टैम्प के बारे में बताया, मैंने आपको बताया ना दो तरीके के स्टैम्प होते हैं, तो अफिक्स्ड और इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड स्टैम्प का मतलब 13 में बताया गया, क्लॉज नंबर 13 में, दैट सेज अ स्टैम्प इज इम्प्रेस्ड और प्रिंटेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया कि जो इम्प्रेस्ड स्टैम्प होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट पे प्रिंटेड होते हैं, उसको आपको ऊपर से चिपकाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं, यू डोंट हैव टू अफिक्स इट। इम्प्रेस्ड का मतलब वो होता है स्टैम्प विच इज इम्प्रेस्ड और प्रिंटेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली बाय द ऑथराइज्ड बॉडी। ऑथराइज्ड बॉडी जो है उन्होंने डायरेक्टली वहां पर प्रिंट करके आपको दिया है, तो आपका काम बेसिकली कम हो गया। अब 214 में इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा है कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा दस्तावेज जो कि क्रिएट किया गया है, ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है, एक्सटिंग्विशिंग और रिकॉर्डिंग राइट्स और ऑब्लिगेशंस, इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डीड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट होता है। 224 में 24th क्लॉज में सेटलमेंट की डेफिनेशन बता रखी है। तो सेटलमेंट क्या है? इट इज द नॉन टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। नॉन टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन है, बस इतना इसमें याद रखना है। क्लॉजेस जो यहाँ पर लिखे गए हैं, एटलीस्ट वो क्लॉजेस आपको पता होने चाहिए कि कौन सी क्लॉज में किस चीज की डेफिनेशन दे रखी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टैम्प की डेफिनेशन है आपके लिए, और ड्यूली स्टैम्प की डेफिनेशन है, इम्प्रेस्ड स्टैम्प की डेफिनेशन है। जो स्टैम्प से रिलेटेड जो आपकी डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, और कलेक्टर की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो स्टैम्प क्या है? रेफर्स टू अडेसिव और इम्प्रेसिव। अडेसिव का मतलब है चिपकाया गया ऊपर से, अडेसिव लगा करके, और इम्प्रेसिव जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ऑथराइज बॉडी ने ऑलरेडी उस पर प्रिंट करके दिया इंस्ट्रूमेंट पे, ऑथराइज अंडर दिस एक्ट, तो उसे हम स्टैम्प कहते हैं। कहाँ बताया गया है? 2 क्लॉज 26 में, ये याद रखना है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 3 है। अब सेक्शन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये बता रहा है इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी। इट सेज इट इंक्लूड्स ऑल इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि स्केड्यूल में बता रखे हैं उन सब पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। बेसिकली उन्हें ये बताया कि स्टैम्प ड्यूटी कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे लगेगी सेक्शन नंबर 3 में, तो कहा स्केड्यूल में जितने डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं उन सब पे, या जितने इंस्ट्रूमेंट्स बता रखे हैं उन सब पे आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। क्या? डीड्स फॉर एग्जाम्पल, कन्वेंस है, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उन सब पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। सेक्शन नंबर 4 से सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे कि मॉर्गेज है, सेल का मामला है, ओनली द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रिंसिपल जो मेन इंस्ट्रूमेंट है उस पे ही आपको फुल ड्यूटी देनी है। पूरा पैसा सिर्फ इस पे, पूरी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो सिर्फ इस प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट पे करना है। जो इससे रिलेटेड और सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स है
उस पे आपको नॉमिनल चार्जेस पे करने। नॉमिनल चार्जेस का मतलब है कम से कम, जैसे कि 1 रुपए 2 रुपए इस तरीके के चार्जेस आपको पे करने हैं उस पे। लेकिन जो आपका प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, ये जनरली मॉर्गेज और सेल के मामले में होता है, जो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट पे आपको पूरी स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। लेकिन उसके सप्लीमेंट्री, उसके एडिशन में जो और सारे डॉक्यूमेंट्स है उस पे आपको 1 रुपए 2 रुपए देना होता है, वो स्टेट के हिसाब से होता है, ठीक है। नॉमिनल चार्जेस पे करने होते हैं। तो ये तो क्या बात है कि अगर सिंगल ट्रांजैक्शन हो रहा है तब, तो ये आपको ध्यान रखना है, कीवर्ड सेक्शन नंबर 4 का है कि सिंगल ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, और उस सिंगल मान लीजिए सेल क्या है, सेल अगर आप अपना घर अगर आप सेल कर रहे हैं तो ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन है ना। तो सेल में जो सेल का सबसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होगा उस पे ही आपको पूरी ड्यूटी पे करनी है। उसके साथ जो बाकी सारी चीजें हैं, जो सप्लीमेंट्री चीजें हैं, उस पे जो है पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। हर एक पेपर के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल चार्जेस जो है हर एक पेपर पे आपको पे करना होगा। ये सिंगल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 5 कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू सेवरल मैटर्स, मान लीजिए अगर सेवरल मैटर्स है तो इफ एन इंस्ट्रूमेंट डील्स विद मल्टीपल डिस्टिंक्ट मैटर्स, तो ड्यूटी किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, एग्रीगेट करके, यानी कि टोटल, उसको भी टोटल किया जाता है अगर अलग अलग डिफरेंट मैटर्स हैं, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 6 में ये आपको सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6 याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट फॉलिंग अंडर मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस, अगर अलग अलग डिस्क्रिप्शंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस है, एक किसी और चीज का है, दूसरा किसी और चीज का है, तो सब पे अलग अलग होगा बेसिकली, ये यहाँ पर बता रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स विद ओवरलैपिंग डिस्क्रिप्शंस आर चार्ज्ड विद द हाईएस्ट एप्लीकेबल ड्यूटी, जिसपे सबसे ज्यादा ड्यूटी लगेगी। जैसे मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट ये है, एक डॉक्यूमेंट ये है, एक डॉक्यूमेंट ये अलग अलग है, इस पे मान लीजिए सबसे ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी है, तो हाईएस्ट वाले पे सबसे ज्यादा जो है मतलब इस पे जो है चार्ज किया जाएगा। तो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 4 में क्या पढ़ा कि सिंगल ट्रांजैक्शन में अगर हो रहा है तो किस तरीके से होगा, सप्लीमेंट्री अगर डॉक्यूमेंट्स है तो उस पर आपको जो है स्टैम्प ड्यूटी बहुत नॉमिनल पे करनी है, पे तो करनी है लेकिन बहुत कम पे करनी है, 1 रुपए 2 रुपए होता है जनरली। और जो है आपका जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है उस पे आपको पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी, फुल ड्यूटी पे करनी होगी। सेक्शन नंबर 5 में सेवरल मैटर्स के बारे में बता रहा, तो इसमें बताया कि टोटल आपको पे करना होगा जितना भी स्टैम्प ड्यूटी है अलग अलग का। और इसमें अगर मल्टीपल डिस्क्रिप्शन है तो जो हाईएस्ट एप्लीकेबल ड्यूटी है वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा ड्यूटी लगेगी वही आपको पे करना है, बेसिकली उन्होंने ये बताया सेक्शन नंबर 6 में। ये आपको हाईएस्ट वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखते हैं। सेक्शन नंबर 9 पे आते हैं हम, पावर टू रिड्यूस रेमिट और कंपाउंड ड्यूटीज। तो गवर्नमेंट जो है वो वेव कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूटीज थ्रू नोटिफिकेशन। अगर ड्यूटी मान लीजिए गवर्नमेंट को कुछ कम वगैरह करनी है स्टैम्प ड्यूटी, तो वो कर सकते हैं नोटिफिकेशन निकाल के। सेक्शन नंबर 11 सेज यूज ऑफ adhesive stamps. Adhesive stamps are allowed for specific instruments. कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए adhesive stamps अलाउ होते हैं। जो चिपकाने वाली जो चीज होती है, स्टैम्प जो होता है, वो कुछ ही इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 कैंसिलेशन ऑफ adhesive stamp says stamps must be cancelled with initials on the date to prevent reuse. स्टैम्प को कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने ये इतना छोटा सा स्टैम्प है, अगर आपने ये स्टैम्प लगाया है तो इसमें आपको अपना इनिशियल लिखना हो। जैसे मेरा नाम अगर पूरा सौम्या सिंह है, मतलब अगर क्या है, अगर मेरा नाम सौम्या सिंह है तो मुझे एसएस लिख देना होगा। किसी का नाम कुछ है तो उसको जैसे मान लीजिए आरएस लिख दिया, एचएस लिख दिया, तो इनिशियल्स बेसिकली आपको आपके नाम के लिखने होंगे, ये यहाँ पर बताया गया। इनिशियल्स आप, ताकि उसको मतलब बेसिकली आगे उसका मिसयूज ना हो पाए, कोई दूसरा ना यूज कर ले आपके नाम पर। इस वजह से आपको ऑलरेडी उसको काट के देना पड़ेगा, कैंसिलेशन करना होगा एडहेसिव स्टैम्प का अगर आपने चिपकाया तो। Section number 13 says writing on impressed stamp, तो stamps must be written in a way that they remain visible. इस तरीके से लिखना है कि वो दिखे visible, right, and exclusively linked to the document, और document से linked रहे, ठीक है। Section number 14 says only one instrument on the same stamp prevents multiple instruments on a single stamp paper. जो है एक ही इंस्ट्रूमेंट जो है उस स्टैम्प पर होगा, आप उसको मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स उस पे सिंगल स्टैम्प पे नहीं कर सकते। यहाँ पर इसको प्रिवेंट किया गया, सेक्शन नंबर 14 याद रखना, ठीक है। प्रिवेंशन के बारे में कहा बताया गया। सेक्शन नंबर 15 सेज इंस्ट्रूमेंट्स डीम्ड अनस्टैम्प्ड, तो डॉक्यूमेंट्स जो कि वायलेट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 13 या सेक्शन नंबर 14 को, उनको हम मान लेते हैं कि वो अनस्टैम्प्ड है, मतलब कि उन्हें स्टैम्प नहीं कराया गया। अगर आपने सेक्शन 13 का जो है उससे मान लीजिए इम्प्रेस्ड, भाई देखिए क्या होता है, इम्प्रेस स्टैम्प्स जैसे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इम्प्रेस स्टैम्प क्या होते हैं, तो ऑलरेडी ऑथराइज्ड बॉडी उसको आपको अपने आप से नहीं चिपकाना होता, वो इम्प्रिंट करके देते हैं। अब आपको उसके ऊपर कुछ नहीं लिख देना है, उसके ऊपर जो है आपको स्क्रिबिंग नहीं करनी है, तो वही यहाँ पर बता रखा है।
तो सेक्शन 13 में तो ये बताया। सेक्शन 14 में इन्होंने कहा कि एक ही जो है इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, आप सिंगल स्टैम्प पेपर उसके लिए नहीं यूज कर सकते कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसके लिए आप सिर्फ एक स्टैम्प पेपर यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए सेल भी हो रहा है, उसी में मॉर्गेज भी हो रहा है उसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, तो सेल के लिए अलग होगा, मॉर्गेज के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होगा। एक ही स्टैम्प पेपर पे क्या आप पूरा सेल और मॉर्गेज दोनों कर दोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये चीज हो गई, ठीक है। तो वही सेक्शन नंबर 15 में ये कह रहा है कि अगर कोई भी बंदा वायलेट करता है सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 14 को, दोनों में से कुछ भी अगर वायलेट किया तो इसको अनस्टैम्प्ड माना जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को या उस इंस्ट्रूमेंट को अनस्टैम्प्ड माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आपने स्टैंपिंग कराई नहीं, स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं, ठीक है। टाइम ऑफ स्टैंपिंग क्या होगा? सेक्शन नंबर 70 से इंस्ट्रूमेंट जो है एग्जीक्यूट अगर इंडिया में हुए तो वो स्टैंप किए जाएंगे बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, या तो एग्जीक्यूशन से पहले या जब एग्जीक्यूशन हो रहा है उस वक्त उसको स्टैंप करना जरूरी है। सेक्शन नंबर 18 से इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया अदर देन बिल्स और नोट्स, बिल्स और नोट्स को स्टैंप कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बाहर उसको एग्जीक्यूट कराया जा रहा है तो सच इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी स्टैम्प्ड विद इन 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स का टाइम इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं टाइम लिमिट आ जाती है आप समझिए कि वो आपका प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके प्री का क्वेश्चन होगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर साइन हो जाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेल डीड साइंड इन यूके में साइन किया गया, मस्ट बी स्टैम्प्ड इन इंडिया विद इन 3 मंथ्स। जब वो यहाँ पर वापस आई है, मतलब जब वो यहाँ इंडिया में रिसीव हुई है, तो उस दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर अंदर उसको स्टैम्प कराना जरूरी है। यही इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सेक्शन नंबर 19 से बिल्स एंड नोट्स ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, अगर आपने आउटसाइड इंडिया ड्रॉ किए हैं तो इट रिक्वायर्स स्टैंपिंग बिफोर एक्सेप्टेंस और नेगोशिएशन इन इंडिया। तो एक्सेप्ट होने से पहले, उसका नेगोशिएशन या होने से पहले आपको उसको स्टैम्प करवाना जरूरी है। सेक्शन नंबर 24 से ट्रांसफर्स विद डेट और फ्यूचर पेमेंट्स, तो ड्यूटी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ डेट्स और फ्यूचर पेमेंट्स लिंक्ड टू द प्रॉपर्टी ट्रांसफर। कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी इज सोल्ड फॉर 20 lakhs विद एन अनपेड डेट ऑफ 10 lakhs, ठीक है। प्रॉपर्टी को सोल्ड तो आपने किया 20 लाख में, ठीक, लेकिन जो मतलब जो आपका 10 लाख रुपए अभी आपको मिला नहीं है, वो डेट में अभी बाद में देगा, ऐसा बोला है उसने। तो यहाँ पर ऐसा नहीं आप कह सकते कि सिर्फ 20 लाख पे ही चार्ज किया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी, नहीं, पूरा 30 लाख पे चार्ज किया जाएगा, ये बता रखा है, ठीक है। भले ही आप बाद में पे करने वाले हो, लेकिन आपको स्टैम्प ड्यूटी पूरा 30 लाख का ही देना पड़ेगा। देन सेक्शन नंबर 25, इसमें कुछ ऐसा पढ़ने वाला नहीं था, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ एन्युइटीज के बारे में इस बस आपको ध्यान रखना है, हेडिंग क्या है इसकी और कुछ नहीं। सेक्शन नंबर 28 से कन्वेंस इन पार्ट्स, तो कह रहे हैं ड्यूटी इज अपॉर्चुनेट इफ प्रॉपर्टी इज कन्वेड इन पार्ट्स टू मल्टीपल पार्टीज। देखो, प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर 50 लाख टू 5 बायर्स, 5 बायर को 50 लाख की प्रॉपर्टी जो है बेची गई 50 लाख की, तो 10 लाख ईच हुआ, तो अट्रैक्ट्स अ प्रोपोर्शनल ड्यूटी फॉर ईच पार्ट। तो जो 5 बायर्स हैं 10 लाख रुपए का जो मतलब मान लीजिए देखो ABCDE, तो ये अपना 10 लाख का ड्यूटी देगा, ये 10 लाख का ड्यूटी देगा, ये 10 लाख का ड्यूटी देगा, सेम गोज विद दीज टू आल्सो। ये यहाँ पर बता रखा है कि प्रॉपर्टी 50 लाख में बेची है तो प्रोपोर्शनल जितना जितना जो है उनके पास गया उतना उतना ईच पार्ट के लिए उन्हें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो बायर होता है यानी कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है वो पे करता है स्टैम्प ड्यूटी। आपके फादर ने कहीं किसी से प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पे करी होगी, ठीक है। आप आगे प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, जो बेच रहा होता है वो स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करता, ठीक। ड्यूटी बाय होम पेबल, सेक्शन नंबर 25 के है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ड्यूटीज स्पेसिफाइज लाइबल पार्टीज। भाई मैंने आपको कहा ना, लेसीज या ट्रांसफरीज जो है जिनको प्रॉपर्टी जा रही है वो स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। सेक्शन नंबर 30 कह रहा है ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड रिसीट्स, तो रिसीट्स फॉर ट्रांजैक्शन अबव ₹20 मस्ट बी स्टैम्प। कह रहा है कितने से ऊपर आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, 20 रुपए से ऊपर का अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है तो उसको स्टैम्प करवाना जरूरी है, ठीक है। एडजुडिकेशन एज टू स्टैम्प्स, सेक्शन नंबर 31 सेज कलेक्टर्स एडजुडिकेशन, द कलेक्टर डिटरमाइंस द प्रॉपर ड्यूटी फॉर एन इंस्ट्रूमेंट अपॉन एप्लीकेशन। कलेक्टर बताएगा कि प्रॉपर ड्यूटी क्या होगी एक इंस्ट्रूमेंट के लिए। सेक्शन नंबर 32 सर्टिफिकेशन बाय कलेक्टर, अगर एक बार सर्टिफाई कर दिया गया है कलेक्टर के द्वारा तो माना जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड है और वो वैलिड है, ऐसा माना जाएगा, लेकिन कलेक्टर के द्वारा उसको सर्टिफाई होना जरूरी है। हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को कह रहे हैं नॉट ड्यूली स्टैम्प? सेक्शन 33 सेज इंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट। इंपाउंडिंग का मतलब होता है कि अपने पास जब्त करके रख लेती है कोर्ट, ठीक है। अथॉरिटीज मस्ट इंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स नॉट प्रॉपर्ली स्टैम्प। अगर आपने प्रॉपर्ली स्टैम्प नहीं किया अपने इंस्ट्रूमेंट को तो अथॉरिटी जो है वो उसको इंपाउंड करके रख सकती है, अपने पास रख लेगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 33 में इंपाउंडिंग के बारे में बता रखा है। सेक्शन नंबर 35 से इनएडमिसिबिलिटी ऑफ अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट्स, कह रहा है इन अनस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर इनएडमिसिबल अनलेस ड्यूटीज एंड पेनल्टीज आर पेड। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनस्टैम्प्ड है तो वो इनएडमिसिबल होता है, उसको एडमिट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपने ड्यूटी पे ना कर दी हो, और क्योंकि आपने पहले ड्यूटी पे नहीं करी थी तो उसको पेनल्टी आपको उसके लिए पे करनी होगी, ठीक है। सेक्शन
सेक्शन नंबर 38 सेज हैंडलिंग इम्पाउंड इंस्ट्रूमेंट्स, इम्पाउंड इंस्ट्रूमेंट्स आर सेंट टू द कलेक्टर फॉर रेजोल्यूशन। ये जो आपने जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अभी 33 में हम लोगों ने पढ़ा ना, 33 में हम लोगों ने पढ़ा इंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो इन्होंने ये कहा कि इंस्ट्रूमेंट्स को इम्पाउंड जो किए गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उसको रिजॉल्व कौन कराएगा? कलेक्टर कराएगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स को इम्पाउंड किया गया अथॉरिटीज की तरह, वो कलेक्टर के पास भेजती है उसको रेजोल्यूशन उसका करने के लिए, रिजॉल्व कराने के लिए जो भी डिस्प्यूट है। सेक्शन नंबर 40 कलेक्टर की पावर के बारे में बता रहा। कलेक्टर कैन रिकवर द डेफिसिट ड्यूटी, जो भी मान लीजिए आपको पे करना चाहिए था, अब मान लीजिए आपको पे करना चाहिए था 1 लाख और आपने कम पे किया है, मान लीजिए 50,000 रुपए पे किया, तो जितना कम पे किया है विद द पेनल्टीज अप टू 10 टाइम्स द डेफिशिएंसी, तो जितना आपने नहीं पे किया उसका 10 गुना आपको पे करना पड़ेगा। ये इन्होंने यहाँ पर बताया। 1 लाख पे करना चाहिए था, आपने उसका आधा ही पे किया है, तो 50,000 का 10 टाइम्स अब आपको पे करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितना पे करना पड़ेगा, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स पे करना पड़ेगा उस डेफिशिएंसी के। Section 43 prosecution for offences paying penalties does not prevent prosecution unless intent to evade is absent। कह रहा है आपने पेनल्टी पे कर दी तो इसका क्या मतलब है कि आपके ऊपर केस नहीं हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप ये प्रूफ कर दें, मान लीजिए किसी ने ड्यूटी अगर नहीं पे करी और वो ये प्रूफ कर दे कि वो भागना नहीं चाह रहा था, वो इवेड नहीं करना चाह रहा था उस चीज से, ठीक है, वो भागना नहीं चाह रहा था, अगर वो ये चीज प्रूफ कर दे तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो तब तो फिर आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। अगर आप ये चीज नहीं प्रूव कर पाए तो प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर चल सकता है, यानी कि केस आपके ऊपर चल सकता है। सेक्शन नंबर 44 इट सेज रिकवरी ऑफ ड्यूटी और पेनल्टी फ्रॉम लाइबल पार्टी। तो कह रहा है इफ ड्यूटी और पेनल्टी इज पेड बाय समवन, ड्यूटी और पेनल्टी अगर किसी की तरह पे कर रखी है, अदर देन द पर्सन लाइबल, जो पर्सन लाइबल था उसने नहीं पे करी बल्कि किसी और ने पे कर दिया, द पेयर कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द लाइबल ड्यूटी फ्रॉम द लाइबल पार्टी। ए ने ड्यूटी पे करी लेकिन ए लाइबल नहीं था, लाइबल था बी पर्सन। इन्होंने मान लीजिए 50,000 रुपए पे कर दिए ड्यूटी के, तो यहाँ पर आप चाहिए पे कर देगा तो बस इससे पैसे नहीं मांगेगा, इससे भाई रिकवर करेगा कि मैंने तुम्हारा पे किया तुम्हारे बिहाफ पे, तो मुझे पैसा दो। तो ए जो है बी से रिकवर कर सकता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 45 इज रिफंड ऑफ पेनल्टीज और एक्सेस ड्यूटी। तो कह रहा है इफ एक्सेस ड्यूटी और पेनल्टी इज पे, अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपने ज्यादा ड्यूटी पे कर रही, आपको 1 लाख ही पे करना था, आपने 2 लाख रुपए पे कर दिए, तो क्या आपको 1 लाख रुपए आपके वापस नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। वही कह रहे हैं कि अगर एक्सेस ड्यूटी या पेनल्टी पे कर दी गई है, चाहे आपने ड्यूटी पे कर दी हो चाहे आपने पेनल्टी ज्यादा पे कर दी हो, एंड एप्लीकेशन इज इन राइटिंग विद इन 1 ईयर, राइटिंग में होगा 1 साल के अंदर अंदर, जिस दिन से आपने पेमेंट करी है वो आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको वहां पर बताना होगा, किसको? चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को बताना होगा, और आप उनसे रिफंड मांग सकते हो, मिल जाता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 46 इज नॉन लाइबिलिटी फॉर लॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट। कह रहा है इफ एन इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर एडजुडिकेशन इज लॉस्ट इन ट्रांजिट द सेंडर इज नॉट लाइबल फॉर इट्स लॉस। किसी ने मान लीजिए भेजा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एडजुडिकेशन के लिए कि भाई इस पे डिसाइड किया जाए, अब वो ट्रांजिट में ही खो गया, है ना, होता है ना, जब आप कोई चीज भेज रहे हो, डिलीवरी करवा रहे हो किसी चीज की, या जब हम ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं तो आपका जो है ऑर्डर में दिखाता है इन ट्रांजिट। अब ट्रांजिट में होते हुए अगर वो कहीं खो गया है तो यहाँ पर जिसने भेजा है वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फिर ऐसा माना जाता है कि कुरियर वालों की गलती है, ठीक है, इस वजह से। सेक्शन नंबर 47A अंडर वैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है इफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इन एन इंस्ट्रूमेंट इज अंडर वैल्यूड द कलेक्टर कैन रीअसेस इट्स मार्केट वैल्यू। मतलब प्रॉपर्टी तो 50 लाख की है, आपने दिखाया प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, रियल वैल्यू, यहाँ पर मैं रियल लिख देती हूँ, प्रॉपर्टी की जो रियल वैल्यू है वो 50 लाख रुपए, बट आपने दिखाया कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख रुपए। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इस वजह से किया जाता है कि अगर हम 50 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे करने जाएंगे तो ज्यादा लगेगा, हम अगर उसकी प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए दिखाए तो उसका वैल्यू कम लगेगा, ड्यूटी का जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा कम पे करना पड़ेगा। वही यहाँ पर बता रहा है कि अगर इस तरीके का कुछ हुआ है तो कलेक्टर क्या कर सकता है? रीअसेस कर सकता है उसकी मार्केट वैल्यू बाय कलेक्टर को, अगर कुछ गलत उल्टा सीधा लगा तो, और रिकवर कर सकता है डेफिसिट स्टैंप ड्यूटी। तो फिर उसके बाद वो जो भी बचा हुआ स्टैंप ड्यूटी है वो रिकवर कर सकता है अलॉन्ग विद द पेनल्टीज के साथ। ये बात ध्यान रखना। तो दिस इज रॉन्ग, वैसे कई लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 48 talks about recovery of duties and penalties. कह रहा all duties, penalties and other sums required to be paid under this chapter may be recovered by the collector by distress and sale of the movable property of the person. कह रहा है कि जो भी सारी ड्यूटीज और अदर सम्स है वो जो कि पे करना है इस चैप्टर के अंदर, वो रिकवर कौन करेगा? कलेक्टर रिकवर करेगा। कैसे रिकवर करेगा? सेल कर सकता है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का,
फ्रॉम द पर्सन जिसको मतलब पैसा देना है, जिसको ड्यूटी पे करनी है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके भी कलेक्टर पैसा वसूल कर सकता है, रिकवर कर सकता है, और बाय एनी अदर प्रोसेस, या फिर कोई अगर दूसरा प्रोसेस है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो वैसे भी किया जा सकता है, जैसे मतलब जो भी प्रोसेस ठीक लगे। सेक्शन नंबर 49 अलाउंस फॉर स्पॉइल्ड स्टैम्प्स कह रहा है रिफंड्स फॉर स्पॉइल्ड स्टैम्प्स कैन बी क्लेम्ड इफ दे आर अनयूज्ड। मान लीजिए स्टैम्प्स जो है वो स्पॉइल्ड है, तो अगर वो अनयूज्ड है, इनवैलिड है या कैंसल्ड हो चुके हैं ड्यू टू एरर, क्योंकि वो स्पॉइल्ड थे, पहले से ही खराब थे, और उसके बाद अगर जो है आपने उसको यूज नहीं किया है या उसको इनवैलिड करार कर दिया गया या ये उसको कैंसिल कर दिया गया एरर्स की वजह से, तो भाई आप रिफंड ले सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी स्पॉइल्ड थे। सेक्शन नंबर 51 अगेन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, अलाउंस फॉर प्रिंटेड फॉर्म्स बाय कॉर्पोरेशंस। सेक्शन नंबर 52 टॉक्स अबाउट अलाउंस फॉर मिसयूज्ड स्टैम्प, जो है गलत तरीके से उसे यूज किया गया, तो कह रहा है कलेक्टर ऑन एप्लीकेशन मेड विद इन 6 months 6 महीने के अंदर अंदर आफ्टर द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और इफ इट इज नॉट डेटेड within 6 months after the execution by the person by whom it was first or alone executed। तो कलेक्टर एप्लीकेशन, ये आपको टाइम याद रखना है, 6 महीने का टाइम है, ऑन एप्लीकेशन मेड विद इन 6 महीने, ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की डेट के बाद 6 महीने, विद इन 6 months, और अगर वो डेटेड नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन मेड बाय द पर्सन बाय हुम इट वाज फर्स्ट और अलोन एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पर जो है अलाउंस मिल सकता है। यहाँ पर बस आपको ये कलेक्टर याद रखना है, 6 महीने का समय याद रखना है, और कुछ नहीं। सेक्शन नंबर 56 टॉक्स अबाउट reference to chief controlling revenue authority, disputes regarding stamp duties can be referred to, अगर मान लीजिए disputes हैं stamp duty से related तो वो रेफर करे जाएंगे chief revenue authority में रिजॉल्व करने के लिए कि भाई हमको इसका करा के दो, सही मतलब सॉल्व करा के दो। सेक्शन 57 रेफरेंस टू हाईकोर्ट के बारे में बात कर रहा है, इसमें कुछ ऐसा पढ़ने वाला नहीं है, आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए, अगर आप एक बार पढ़ना चाहो तो उसको बस रीड कर सकते हो, ये सारी चीजें रीड करने पे समझ में आ जाएंगी, इसमें कुछ ऐसे समझाने वाली चीज नहीं, रेफरेंस हम सीपीसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 58 से हाईकोर्ट के पास क्या पावर है, तो हाईकोर्ट जो है एडिशनल एविडेंस मंगा सकती है, ये डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है अपने पास, कोई एडिशनल एविडेंस डॉक्यूमेंट जो चाहे वो मंगवा सकती है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कोई डिसीजन देने से पहले। सेक्शन नंबर 60 फिर उसके बाद क्या बात कर रहा है, रेफरेंस बाय अदर कोर्ट्स, तो कह रहा है कोर्ट्स अदर देन रेवेन्यू कोर्ट्स कैन रेफर स्टैम्प ड्यूटी डिस्प्यूट्स टू द हाई कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट्स हाई कोर्ट में रेफर नहीं कर सकती हैं, लेकिन और सारे कोर्ट्स कर सकते हैं हाई कोर्ट में रेफर, जो भी स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7, जो कि हमें ड्यूटीज और पेनल्टीज के बारे में पेनल्टीज के बारे में बता रहा है कि क्रिमिनल ऑफेंसेस क्या क्या होंगे, आपको कितना क्या पे करना पड़ेगा, फाइन, वो सब। सेक्शन नंबर 62 से 72 तक चैप्टर नंबर 7 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर, कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा इसको ध्यान से पढ़ना। सेक्शन नंबर 62 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिंग, साइनिंग और एंडोर्सिंग इंस्ट्रूमेंट, आपने उसको ड्यूली स्टैंप नहीं कराया तो फाइन है 500 रुपए का। सेक्शन नंबर 63 फेलियर टू कैंसिल अडेसिव स्टैंप, अडेसिव स्टैंप को आपने कैंसिल नहीं किया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, कैंसिल करना उसको जरूरी है ताकि उसका मिसयूज ना हो सके, तो अगर कैंसिल नहीं किया गया तो 100 रुपए तक का फाइन है। 64 मतलब फाइन जो है एक्सटेंड कर सकता है 100 रुपए तक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिनिमम 100 रुपए का फाइन है, नहीं, एक्सटेंड कर सकता है। 64 सेज फेलियर टू डिस्क्लोज फैक्ट्स अफेक्टिंग ड्यूटी लायबिलिटी, तो यहाँ पर 5000 रुपए तक का फाइन है। 65 रिफ्यूजल टू इशू स्टैम्प्ड रिसीट्स फॉर अमाउंट एक्सीडिंग ₹20, आपने जो है स्टैम्प रिसीट को इशू नहीं किया है जो कि 20 रुपए से ऊपर का है, तो वहां पर फाइन है 100 रुपए का। सेक्शन नंबर 66 इशूइंग अनस्टैम्प्ड और इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, सही से मतलब ना इनसफिशिएंटली स्टैम्प है यानी कि सही से स्टैम्प नहीं, और या तो फिर स्टैम्प ही नहीं है, दोनों में से अगर कुछ भी है तो फाइन जो है 200 रुपए तक का है, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए। सेक्शन नंबर 67 इशूइंग इनकम्प्लीट सेट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट, तो यहाँ पर फाइन है 1000 रुपए तक का। सेक्शन नंबर 68 टॉक्स अबाउट फ्रॉडुलेंट, यहाँ पर फ्रॉडुलेंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, फ्रॉडुलेंट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है, तो ये आप सही कर लेंगे अपने आप। फ्रॉडुलेंट इवेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, जानबूझकर कि अगर आपने किया है फ्रॉडुलेंट तरीके से कि भाई स्टैम्प ड्यूटी ना पे करनी पड़े, बच जाए स्टैम्प ड्यूटी पे करने से, तो वहां पर फाइन है 1000 रुपए तक का। सेक्शन नंबर 69 से अनऑथराइज्ड सेल किया है आपने स्टैम्प का, जो कि ऑथराइज तरीके से नहीं हुआ है, ऑथराइज्ड नहीं था, उसके बाद भी आपने सेल किया, तो 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट है, फाइन है 500 रुपए तक का। 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन लगा दिया जा सकता है 500 रुपए तक का। या फिर प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर सेक्शन नंबर 70 में बता रखा है, कह रहा है कि नो प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और एनी एक्ट हियर बाय रिपील्ड, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि इस एक्ट के अंदर पनिशेबल कर रखा है, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट के अंदर पनिशेबल कर रखा है जो कि यहाँ पर रिपील कर दिए गए, शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कलेक्टर, यानी कि परमिशन लेनी होगी, किसकी,
कलेक्टर की आपको परमिशन लेनी होगी, तभी जो है आप किसी को यहाँ पर ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है। द चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी और एनी अदर ऑफिसर जनरली और स्पेशली ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ में स्टे एनी प्रोसिक्यूशन, को रोक सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, स्टे कर सकते हैं किसी भी प्रोसिक्यूशन को। कौन? चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी या फिर कोई भी अदर ऑफिसर जो कि जनरली या स्पेशली ऑथराइज्ड है ऐसा करने के लिए। एनी सच प्रोसिक्यूशन स्टे कर सकते हैं, रोक लगवा सकते हैं, या फिर उसको कंपाउंड भी किया जा सकता है, उसका कॉम्प्रोमाइज भी किया जा सकता है उस ऑफेंस का। सेक्शन नंबर 71 से 71 से ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो किसके पास ज्यूरिसडिक्शन है? प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के पास और जेएमएससी के पास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास ज्यूरिसडिक्शन है शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। किसके पास ज्यूरिसडिक्शन है? सेक्शन नंबर 71 में बता रखा है, प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सेक्शन नंबर 72 प्लेस ऑफ ट्रायल के बारे में बात कर रहा है, तो मे बी ट्राइड इन एनी डिस्ट्रिक्ट और प्रेसिडेंसी टाउन, किसी भी जगह पर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट पर, किसी भी प्रेसिडेंसी टाउन पर हो सकता है। इन विच सच इंस्ट्रूमेंट इज फाउंड, जहां पर वो इंस्ट्रूमेंट पाया गया, as well as in any district or presidency town in which such offence might be tried under CRPC, या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट या प्रेसिडेंसी टाउन में जहां पर वो ऑफेंस सीआरपीसी के अंदर ट्राई किया जाता, वहां पर भी हो सकता है। दो बातें बताई इन्होंने, क्या बताया? जहां पर वो इंस्ट्रूमेंट मिला वहां पर भी आप इसको ट्राई करवा सकते हो, मतलब वहां पर भी केस चल सकता है, या फिर जहां पर वो ऑफेंस सीआरपीसी के अंदर ट्राई किया जाता है वहां पर भी उस ऑफेंस को ट्राई किया जा सकता है जिस जगह पर। ठीक। सेक्शन नंबर 74 से रूल्स एज टू सेल ऑफ स्टैम्प्स, तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी रूल्स गवर्निंग द सेल, किस तरीके से सेल होगा स्टैम्प का, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लाइसेंस्ड वेंडर जो होते हैं, जिनके पास लाइसेंस होता है इसको सेल करने का, वही सेल करते हैं, कोई भी हर दूसरा आदमी इसको सेल नहीं करने लगेगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 77 से सेविंग्स फॉर कोर्ट फीस, तो कह रहा है एक्सक्लूड्स कोर्ट फीस फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पर कोर्ट फीस के बारे में, इस एक्ट के बारे में, इस एक्ट में कुछ भी नहीं बता रखा। कोर्ट फीस के लिए अलग से कोर्ट फीस एक्ट आते हैं, ठीक है, होते हैं, एज दे आर गवर्न्ड बाय सेपरेट लॉज। यहाँ पे लिखा ना, क्योंकि वो अदर लॉज के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, तो यहाँ पर कोर्ट फीस के बारे में कुछ नहीं बता रखा। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी है स्टैम्प ड्यूटी के बारे में कि वो किस तरीके से पे किया जाएगा, और अगर नहीं पे किया, उसमें कुछ घपला किया, तो क्या आपको सजा हो सकती है, वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में देखा, सेक्शन नंबर 62 से 72 तक, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस वाले एक्ट का। ठीक है। तो आई रियली होप आप लोगों को ये वाला एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जितना मैंने पढ़ाया, अगर आपने उतना पढ़ लिया तो वो मोर देन इनफ है हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के लिए, किसी और भी उसके लिए। इसके अलावा मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए, तो वो जो मैंने यहाँ पर नहीं समझाया वो आसानी से रीडेबल है, आप उसको रीड कर सकते हो और आसानी से समझ आ जाने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं किया गया। बशर्ते आपके पास BR एक्ट होनी चाहिए रीड करने के लिए। ठीक है। तो आई रियली होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।